हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है हमें? डीएनए, आरएनए और उसके आगे जो हो जाएगा वो हमें आज कवर करना। ठीक। तो हमने उस दिन पढ़ लिया था डीएनए के बारे में कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए कैसा है? तो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। ठीक। यह प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? क्रोमोसोम की रचना बना लेता है। ठीक। मतलब कि जब ये प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक। ये अगर अगर पूछे कि ये रहता कैसे है, तो केंद्रक में ये धागे के रूप में फैला रहता है। फिर धागे के रूप में फैला रहता है। फिर क्या होता है कि जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब इसके बारे में प्रोसेस पढ़ेंगे पूरी, की पहले धागे के रूप में, फिर क्रोमोसोम के यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है ना। तो उस पे तो पहले केंद्रक में ये किसके रूप में रहता है? तो धागे के रूप में फैला रहता है। ठीक। अब डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है यूकैरियोटिक सेल्स के अलावा भी, यानी कि ये केंद्रक के अलावा भी कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो डीएनए की जो, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक हेरिडेटरी जो है वो केंद्रक के अलावा भी किस में पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। ठीक। और जो डीएनए है वह एक कैसा है? जेनेटिक मटेरियल, यानी एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। अ, अगर बात करें हम कि यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए है वह कैसा होता है? तो लंबा होता है, अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है, और स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार होता है। ठीक। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो उसमें जो डीएनए होता है वह कैसा होता है? तो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। ये रही डीएनए की संरचना के बारे में। अब हम बात करें कि डीएनए किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि डीएनए में एक हो गया क्या? नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षार। दूसरा हो गया सुगर या शर्करा। तीसरा हो गया फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो अगर हम बात करें इसमें जो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस सुगर फॉलिक एसिड, तो जो इसमें नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक, नाइट्रोजन बेस, तो इसमें दो प्रकार से होती है। पहला हो गया प्यूरिन, प्यूरिन। ठीक, पहला हो गया प्यूरिन, और दूसरा होता है क्या? पिरीमिडीन, पिरीमिडीन।
पिरीमिडीन। तो प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है, एक हो गया एडिनिन। एडिनिन, इसको ए से डिनोट करते हैं। और एडिनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, और पिरीमिडीन में होते हैं क्या? साइटोसिन। और दूसरा रहता है इसमें थायमिन। ठीक, अगर हम इसमें बात करें शर्करा की, तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है, मतलब 5 कार्बन वाली। और फास्फोरिक अम्ल तो H3PO4 इसका सूत्र होता है, ठीक, और फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये रहा क्या? डीएनए की यानी कि संरचनाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके? डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। यहां तक क्लियर आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें। अच्छा, चारगफ रूल है। तो चारगफ रूल क्या कहता है कि इन्होंने सबसे पहले जो बताया था 1950 में बताया कि जो डीएनए में हमने किसके बारे में बात किया, जो इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन कौन से? प्यूरिन और पिरामिडिन। तो जो प्यूरिन और पिरिमिडिन में जो अणु होते हैं वे आपस में किसके रूप में? एक श्रृंखला के रूप में बद्ध रहते हैं। तो जो ये अणुओं हैं, तो अणुओं की संख्या आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। डीएनए अणु में, डीएनए अणुओं में प्यूरिन और पिरिमिडिन के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। बस होती है। तो क्या हो जाएगा? तो जैसे हो गया एडिनिन और थाइमिन हो गया, ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये बराबर होते हैं। या इसको हम दूसरे रूप में, एडिनिन बराबर ग्वानिन बराबर थाइमिन बराबर साइटोसिन, ये चारों बराबर होते हैं। या इसी को अपन किसके रूप में लिख लेते हैं? एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन बराबर 1। ये किसने बताया था? तो चार्गफ रूल ने बताया था, चार्गफ जी ने बताया था, ठीक। तो ये चार्गफ रूल है कि जो प्यूरिन और पिरोमिडिन के अणुओं की संख्या होती है वह आपस में कैसी होती है? बराबर होती है, ठीक। अगला है डीएनए स्ट्रक्चर। तो जो डीएनए स्ट्रक्चर है, तो ये किसने दिया था? तो जो इसको है 1953 में जेम्स वाटसन, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक। कब दिया था? 1953 में दिया था। इन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल। तो इस पे उन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए होता है वह कैसे होता है? द्विकुंडली होता है, ठीक। तो ऐसे ये कैसे, यानी ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये जैसे यहाँ पे एडेनिन थाइमिन हो गया, ग्वानिन और साइटोसिन हो गया, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये ऐसे यानी कि जुड़े रहते हैं।
या इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा है? और ये यहाँ से ऐसे पेंटोज शुगर में जुड़ा रहता है। ठीक। हाँ, नहीं यार, इसको, ये तो 6 बन जाएगा ना इस पे। इसको ऐसे, ऐसे, तो ये एडेनिन हो गया, ये शुगर हो गया, यहाँ पे फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पे ये ऐसे शुगर हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। ठीक। अब जो ये एडेनिन है, और यहाँ पे क्या हो गया, थायमिन। तो जो ये एडेनिन और थायमिन होते हैं, ये हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो ये हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक। और जो साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं, ठीक, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं, ये कितने, तो हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक। शुगर, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये कुछ इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ठीक। क्या क्या बताया मैंने, कि जो एडेनिन और थाइमिन होते हैं, एडेनिन एवं थाइमिन आपस में परस्पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। और जो साइटोसिन, साइटोसिन एवं थाइमिन आपस में परस्पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। 3 हाइड्रोजन या बंध से जुड़े रहते हैं, से जुड़े रहते हैं। तो यहां तक समझ आया आप लोग को? यहां तक क्लियर? ठीक। अब कि जो ये देखो, यहाँ पे ये एक पूरा क्या हुआ, ये एक चक्र हुआ। ठीक। तो जो ये आपस में देखो, आपस में ये कैसे हैं, स्पाइरल क्रम में, यानी सर्पिल आकार में लिपटी हुई होती है। और जो एक टर्न होता है, मैंने ये दिखाया कि जो ये एक टर्न है, ठीक, यहां से यहां तक जो एक टर्न है वह कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक। यानी कि ये यहां से लेकर के यहां तक का। ठीक। और कितना कहलाएगा, एक टर्न कहलाएगा। तो ये कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉन होता है। और प्रत्येक टर्न में जो होता है, कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं, तो प्रत्येक टर्न में कितने, तो 10 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। ठीक। 10 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। और जो यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी की बात करें, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज्यादातर, कि जो एक टन है कितने एंगस्ट्रॉन होते हैं, तो एक टन में 34 एंगस्ट्रॉन होते हैं। और प्रत्येक टन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। और दो न्यूक्लियोटाइड की बीच की दूरी कितनी होती है, तो यह होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। अब जो अगर इनके हम व्यास की बात करें, तो जो डीएनए का डबल स्टैंड होता है, कैसा होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। जो इसका व्यास होता है कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक।
जो डीएनए है, जो डीएनए द्विकुंडलित डीएनए है, वह किस में पाया जाता है? तो पौधों में, जंतुओं में और कुछ वायरस में, जैसे पेलियोमा वायरस में। अगर मोस्टली हम वायरस में बात करें, तो वायरस में कौन सा पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं, जैसे पेलियोमा वायरस हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और जो अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज, जो जो बैक्टीरियोफेज 5174 होता है, उसमें डीएनए जो होता है वह कैसा होता है? तो उसमें जो डीएनए होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक, एकल स्टैंडर्ड कुंडल होता है, ठीक। बाकी में जो डीएनए होता है वह कैसा होता है? जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, वायरस हो गए, जो पेलियोमा वायरस है, इनमें जो होता है वह कितना कैसा होता है? डबल कुंडलित होता है, डबल स्टैंडर्ड का। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज 5 वन इंटू 174 में, तो कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, साई, इसको साई का चिन्ह बोलते हैं। वायरस में आरएनए या डीएनए होता है, जबकि देखो, मैंने बताया कि वायरस में क्या मोस्टली क्या रहता है? आरएनए पाया जाता है, और कुछ ऐसे वायरस है जिसमें डीएनए होता है। लेकिन जबकि पौधे, जंतु हो गए, बैक्टीरिया, इसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे किसके? आरएनए के बारे में, कि आरएनए क्या होता है। आरएनए का फुल फॉर्म मैंने उस दिन भी बताया था कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। अब आरएनए जो होता है वह कैसा होता है? एकल कुंडलित होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक। ये कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ एकल कुंडलित यानी सिंगल स्टैंडर्ड संरचना है। यह मुख्य रूप से किसमें भाग लेता है? तो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो यह, अगर आरएनए की बात करें, तो आरएनए कैसा होता है? यह नॉन हेरिडेटरी मटेरियल होता है, मतलब ये अनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं करता है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें ये क्या काम करता है? आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेंगे क्या? टीएमवी, जो टोबैको मोजेक वायरस होता है, टोबैको मोजेक वायरस। तो टोबैको मोजेक वायरस में जो ये डीएनए होता है, सॉरी आरएनए, वह कैसा होता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है, ठीक। बाकी अगर इसके नेचर की बात करें, तो ये कैसा होता है? नॉन हेरिडेटरी मटेरियल होता है, मतलब गैर अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक। लेकिन अगर हम टीएमडी में बात करें, तो इसमें ये अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। अब इसके हम बात करें कि जो आरएनए का निर्माण होता है, तो वह किस किस से होता है? तो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार से। इसमें नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो गए? तो पहला हो गया प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में कौन कौन से आएंगे? तो इसमें एक आ जाएगा एडिनिन, दूसरा क्या आ जाएगा? ग्वानिन। यहां तक तो सभी लोग को मालूम होगा, एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन में कौन कौन से आते हैं? तो साइटोसिन। और इसमें सबसे खास बात कि जो आरएनए है, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा भी गया है। तो क्या पाया जाता है? थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। अगर हम इसमें शुगर की बात करें, शर्करा की, तो इसमें कौन सी होती है? पेंटोज शुगर होती है, ठीक। पेंटोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ठीक। तो ये रहा, यानी कि आरएनए। आरएनए का निर्माण किस किस से हुआ? तो नाइट्रोजन बेस से हुआ। नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन रहा, पिरिमिडीन। तो इसमें प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आया। और सॉरी, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल आया। और पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल, ये तो ज्यों का त्यों ही रहा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या? आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए जो होता है, तो इनको सिंपल ने, किसने? सिंपल ने इन्हें तीन भागों में बांट दिया, ठीक।
तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन से? पहला हो गया मैसेंजर आरएनए। फर्स्ट हो गया क्या? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। दूसरा हो गया क्या? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। और तीसरा हो गया क्या? ट्रांसफर आरएनए। तो इसको यानी कि जो सिंपल है, सिंपल ने कितने भागों में बांटा है? तो तीन भागों में। पहला हो गया मैसेंजर आरएनए, दूसरा राइबोसोमल आरएनए, तीसरा ट्रांसफर आरएनए। ठीक। अब हम एक एक से देखते हैं। सबसे पहले क्या? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। तो जो ये मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक, तो इसको जो मैसेंजर आरएनए है, इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नाम जो है जैकब तथा मोनार्ड ने दिया था। जैकब तथा मोनार्ड ने नामकरण किया था। ठीक, नाम दिया था। ठीक, किसने? जैकब तथा मोनार्ड ने दिया। अब ये काम क्या करता है? तो जो मैसेंजर आरएनए है, ये क्या करता है? तो जो डीएनए में निहित सूचनाएं होती हैं, तो डीएनए की ये सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर लाने का काम करता है। कौन करता है? मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि जो डीएनए में सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के स्थल में लाने का काम करता है। डीएनए में निहित सूचनाओं को डीएनए में निहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान में लाने का कार्य करता है। ठीक। जो ये आरएनए का ये कितने परसेंट भाग होता है? तो यह आरएनए का, यानी कि एक कोशिका में जो आरएनए होता है, तो यह आरएनए का लगभग 3 से 5%। ठीक। कितने? तो 3 से 5% होता है। ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी? राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए की बात करें, तो ये क्या होता है कि यह राइबोसोम जो होता है, यानी कि ये साइटोप्लाज्म में कणों के रूप में बिखरा हुआ पाया जाता है। ठीक। यह कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में कणों के रूप में बिखरा हुआ पाया जाता है। ठीक। और ये आरएनए का, जैसे कि मैसेंजर आरएनए कितने परसेंट भाग लेता था? तो 3 से 5% होता था। ठीक। और यह आरएनए का सबसे बड़ा आरएनए ये माना जाता है। यह आरएनए का लगभग 80% भाग लेता है। ठीक। सबसे बड़ा आरएनए कौन माना जाता है? तो राइबोसोमल। 80% भाग होता है। और अगर इसके हम निर्माण की बात करें, तो जो इसका निर्माण है वह कहाँ होता है? तो इसका निर्माण केंद्रक के न्यूक्लियस के केंद्रिका में होता है। ठीक।
और ये इसका काम क्या होता है, तो ये संरचनात्मक जो संगठन है उसमें हेल्प करता है। ठीक, ये संरचनात्मक संगठन में सहायता करता है। ये हो गया राइबोसोमल। अब बात करेंगे हम किसकी, ट्रांसफर आरएनए की। ट्रांसफर आरएनए तीसरा और सबसे लास्ट, और यह सबसे छोटा आरएनए होता है। यह सबसे छोटा आरएनए होता है। क्या होता है, यह सबसे छोटा आरएनए होता है। और ये क्या करता है कि ये अमीनो अम्ल को क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर लाने का काम करता है, इसलिए यानी कि लाने ले जाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। यह अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर लाने का कार्य करता है। ठीक, और ये कितने परसेंट भाग बनाता है, तो जो यह आरएनए का 10 से 20% भाग बनाता है। ठीक, ये 10 से 20% भाग होता है। तो यहाँ पे आपकी आरएनए की आरएनए समाप्त होता हुआ। ठीक, तो डीएनए और आरएनए में कहीं पे किसी को कुछ डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, डीएनए आरएनए में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो डीएनए आरएनए क्लियर। चलिए अब मूव करते हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म की ओर, कोशिका द्रव की ओर। तो देखो कोशिका द्रव जो होता है साइटोप्लाज्म, तो कोशिका में केंद्रक झिल्ली और कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल होती है उसके बीच में जो एक द्रव पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक, अब जो साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, और भी लवण एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये रहा साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक, अब अगला हम बात करेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो पोलिकर ने किया था। कब किया था, 1880 ईस्वी में किया था। और उसको इन्होंने कहाँ देखा था, तो उन्होंने कीटों की मांसपेशियों में देखा था। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो पॉलिकर ने किया था। अब देखो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहले ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। और ये जो बड़े एक वैक्यूल गोले हैं ये ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं, और इसमें ये डीएनए है। और जो ये रॉकेट के समान ये पृष्ठ के ऊपर जो रॉकेट के समान लगे हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, F1 पार्टिकल्स। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक, देखो अब समझते हैं इसको आगे की ओर। तो अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसकी औसत लंबाई जो होती है वह कितनी होती है, 3 से 5 म्यूएम तक वो माइक्रोग्राम होती है। ठीक, और अगर हम इसके व्यास की बात करें तो 0.2 से लेकर के 2 MU तक होती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये कैसी रचना होती है, तो खोखली एवं बेलनाकार होती है। सिलेंड्रिकल रचना होती है जो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई पाई जाती है। ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत से क्या पाए जाते हैं, श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, मतलब ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं।
जिसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो श्वसनीय एंजाइम है, तो एंजाइम की हेल्प से वायु की उपस्थिति में ये क्या करते हैं कि एटीपी का, यानी कि जो भोजन मिलता है उनको खंडित करते हैं, और खंडित करने के बाद वो एटीपी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, ठीक। और जो ऊर्जा होती है वह किसके रूप में संचित होती है? तो एटीपी के रूप में संचित होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक। अब जो इसका मुख्य कार्य है, तो क्या काम है? श्वसन क्रिया को संपादित करना है। श्वसन क्रिया होगी तभी तो जो भोजन है, छोटे वायु आएगी, वायु से क्या होंगे? जो भोजन के हैं, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक। और ये कैसी होती है? तो डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे कि ये कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए, ये एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। और इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है, और डीएनए, आरएनए, मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं अन्य एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक। और इसके अंदर की तरफ एक झिल्ली के, देखो मैंने जब बताया था कि वहां पे टेनिस के रॉकेट के समान संरचनाएं होती है, जिसे ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। देखो ये जो लगे हुए हैं, ये रैकेट के समान, ये क्या कहलाते हैं? ये ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक। तो अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो पावर हाउस ऑफ सेल्स, कोशिका का ऊर्जा गृह, एटीपी फैक्ट्री ऑफ द सेल्स, यानी एटीपी फैक्ट्री के रूप में, मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनेली के रूप में जानते हैं इसको, मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनेली इसको जानते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी इसको बोलते हैं, सेल विद इन अ सेल बोलते हैं, इंडो सिम्बायोटेंस ऑफ सेल्स भी बोला जाता है। तो ये रहे माइटोकॉन्ड्रिया के अदर्स नेम, जो प्रश्नों में, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में, ठीक। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के नाम हो गए। अगला है क्या? प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। हरित लवक या प्लास्टिड लवक, तो जो लवक होता है, ये सभी पादप कोशिका में पाया जाता है। वह कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे यूग्लिना में भी ये पाया जाता है, और जंतु कोशिकाओं में, एनिमल्स में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक। ये कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंग होते हैं। तो जो प्लास्टिड होता है, इसको हम सबसे बड़ा होता है, इसलिए हम माइक्रोस्कोप में इसको बड़ी आसानी से ऑब्जर्व, यानी सीन देख सकते हैं, ठीक। अगर इसकी शेप की बात करें तो किस आकार में होती है? तो ये चपटी या वृत्ताकार हो सकती है, ठीक। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि कितने प्रकार से होते हैं? तो लवक 3 प्रकार से होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक हो गया अवर्णी लवक, पहला हो गया अवर्णी लवक, दूसरा हो गया वर्णी लवक, तीसरा हो गया हरित लवक, ठीक। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। तो ये रहे क्या? लवक रहे। अब समझते हैं अवर्णी लवक के बारे में। अवर्णी लवक, देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अवर्णी लवक, मतलब कि इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। इसमें कोई वर्णक या पिगमेंट
नहीं पाया जाता। यह कैसा होता है? यह रंगहीन होता है। यह कैसा होता है? रंगहीन होता है, मतलब इसमें जब कोई पिगमेंट ही नहीं है तो यह कैसा होता है कि यानी रंगहीन होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पौधों की जड़ों, यह पौधों की जड़ों तथा भूमिगत तनों में पाया जाता है। मतलब कि जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं, भूमिगत तनों में पाया जाता है। और ये काम क्या करता है? तो यह खाद्य पदार्थों को संचित करने का काम करता है। यह खाद्य पदार्थों को संचित करने का काम करता है। खाद्य पदार्थों को स्टोरेज, खाद्य पदार्थ जो फूड मटेरियल्स होते हैं संचित करते हैं। ठीक। अब जो ये अवर्णी लवक है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट ही तीन प्रकार के होते हैं: अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनियोप्लास्ट। ठीक। ल्यूकोप्लास्ट तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्लास्ट और प्रोटीनियोप्लास्ट, प्रोटीनियोप्लास्ट। ठीक। तो जो एमाइलोप्लास्ट है, तो एमाइलोप्लास्ट क्या काम करता है? तो यह स्टार्च को स्टोरेज करता है। ठीक। और जो इलियोप्लास्ट होता है, तो यह कहाँ पाया जाता है? यह बीज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीज में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? तो ये फैट स्टोरेज करता है। ठीक। यानी कि यह वसा को संचारित करने का काम करता है। और स्टार्च हो गया, मंडी या शर्करा हो गई। ठीक। मंडी लिखते हैं वो ज्यादा, शर्करा को। और जो प्रोटीनियोप्लास्ट होता है, तो ये क्या काम करता है? प्रोटीन को संचरित करने, प्रोटीन को संचारित करने में, यानी प्रोटीन स्टोरेज करता है। ठीक। प्रोटीन को स्टोरेज करता है। तो ये रहा अवर्णी लवक, मतलब ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये क्लियर हुआ? अब अगला है सेकंड, क्या? क्रोमोप्लास्ट। अगला बात करेंगे हम क्या, किसकी? दूसरा है क्या? क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक, वर्णी लवक। क्रोम, ठीक। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है, ये कैसा होता है? तो इसमें रंगीन वर्णक यानी रंगीन पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें रंगीन वर्णक पाए जाते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, इसमें जो पिगमेंट होते हैं कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक। और इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें नीले, लाल व नारंगी, नीले नीले लाल व नारंगी वर्णक पाए जाते हैं। ठीक। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है,
तो ये कहाँ पाया जाता है? तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है, तो यह यानी कि फलों के छिलकों में और जो पके हुए फल होते हैं वहां पाया जाता है। ठीक। आ, पौधों के पुष्पों पुष्पों में भी पुष्पों के जो दल हो गए, कैलिक्स करोला में भी पाया जाता है दल, या पत्र दल जो हो गए, या अपन हम क्या बोलते हैं, या पके हुए फलों में पाए जाते हैं। पके हुए फलों में पाए जाते हैं। ठीक। अब जो लाल कलर का वर्णक होता है वह कहाँ पाया जाता है? तो लाल कलर का वर्णक जो होता है, लाल कलर के वर्णक में क्या उपस्थित होता है? तो लाल रंग के वर्णक में कैरोटीन, और जो नीले रंग का वर्णक होता है, नीले रंग के वर्णक में जेंथोफिल पाया जाता है। ठीक। जेंथोफिल, जेंथोफिल पाया जाता है। यहाँ तक समझ आया? लाल हो गया और नारंगी। ठीक, लाल नारंगी हो गया, और नीले की जगह नीला है, नहीं सॉरी, यहाँ पे पीला रंग होगा। ठीक, तो पीला रंग के वर्णक में जेंथोफिल पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि जो टमाटर होता है, तो टमाटर में क्या पाया जाता है? टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है तथा गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक। टमाटर में लाइकोपीन के कारण ही वो लाल कलर का होता है। लाइकोपीन, तथा गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन पाया जाता है। और जो चुकंदर होती है, तो चुकंदर में क्या पाया जाता है? तो चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लोरोप्लास्ट हो गया, अपना क्या हो गया, ट्यूकोप्लास्ट हो गया और क्रोमोप्लास्ट हो गया। ठीक। आप जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक, उसको कल करेंगे, क्योंकि मुझे यानी कि हेडेक भी हो रहा है और खांसी भी आने लग रही है, क्योंकि तबीयत अभी सही नहीं थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर। ठीक, तैयारी करते रहिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।